हसन बस स्टैंड के पास लेडीज वॉशरूम से एक औरत की बॉडी मिलती है। ना कोई चीख, ना कोई खून और ना ही कोई गवाह, बस एक बंद वॉशरूम और एक खामोश लाश। 17 जून 2009, हसन, कर्नाटका। जब लोगों को पता चला कि एक औरत काफी देर से वॉशरूम के अंदर है और अब तक बाहर नहीं आई, तो पहले किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हो सकता है तबीयत खराब हो, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं था। लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा था, लोग जमा होने लगे। आखिर पुलिस को फोन किया गया। कुछ देर बाद 2 लेडी कांस्टेबल वहां पहुंचती है। उन्होंने भी पूरी कोशिश की दरवाजा खोलने की, लेकिन दरवाजा आसानी से नहीं खुला। और जब वो दरवाजा खुला तो नजारा देखने लायक था। वॉशरूम के फ्लोर पर एक औरत पड़ी हुई थी और उसकी सांसें रुक चुकी थी। वो शादी के जोड़े में थी, मांग भरी हुई। देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उसने खुद ही अपनी जान ली हो। पुलिस को लगा ये एक सुसाइड केस है, लेकिन यहाँ से केस गलत डायरेक्शन में जाती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब कर्नाटका के पब्लिक वॉशरूम से इसी तरह लाश मिली हो। 2003 से लेके 2009 तक अलग अलग कर्नाटका के सिटीज में अलग अलग वॉशरूम से औरतों की लाशें मिल रही थी, और हर बार जगह सेम, पोजीशन सेम और पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम होता। 3 जून 2009, कर्नाटका के बंतवाल इलाके में एक छोटे से गाँव से 22 साल की अनीता मूल्य अचानक घर छोड़कर चली जाती है। जाने से पहले वो एक लेटर छोड़कर जाती है। उस लेटर में लिखा होता है, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। ठीक उसी टाइम पर बनीला गांव से एक लड़का भी मिसिंग होता है और दोनों गांव के बीच कम्युनिटीज को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी। इसीलिए उन्होंने ऐसे बहुत सारे दंगे किए। ये दंगा इतना बढ़ गया कि लोग पुलिस स्टेशन को भी जलाने के लिए रेडी हो गए थे। मामला सेंसिटिव होता जा रहा था और हर गलत कदम हालत और बिगाड़ सकती थी। इसी वजह से नंजुंडिया गोड़वा इस केस को खुद हैंडल करने का फैसला लेते हैं। वो एक स्पेशल टीम तैयार करती है और अनीता के केस के इन्वेस्टिगेशन शुरू से शुरू करते हैं। पुलिस को शक था कि अनीता के गायब होने के पीछे अली का हाथ हो सकता है, इसीलिए अली की तलाश चल रही थी। कुछ दिनों बाद अली खुद पुलिस स्टेशन पहुंचता है और अपनी सेफ्टी मांगता है। पुलिस को अंदाजा था कि गाँव वालों का गुस्सा अली पर निकल सकता है, इसीलिए प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा जाता है और धीरे धीरे पूछताछ शुरू होती है। जब अनीता का नाम लिया जाता है, अली बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है, मैं अनीता को नहीं जानता। गांव वालों को लगता है मैंने उसे भगाया है, लेकिन ये गलत है। अली बताता है, मैं अपने काम के सिलसिले में बाहर गया था। जब मैं नहीं था, सारे गांव वालों को लगा मैंने अनीता को लेकर भागा हूँ, लेकिन ये सच नहीं है। पुलिस के पास ऐसे सबूत भी थे जो प्रूव करते थे अली अनीता के साथ नहीं था। इसके बाद बंतवाल पुलिस स्टेशन अनीता की फोटोज और डिटेल्स अलग अलग पुलिस स्टेशन में भेजते हैं। और फिर 7 किलोमीटर की दूरी पर हसन गांव में पुलिस को एक पब्लिक लेडीज वॉशरूम से एक औरत की लाश मिलती है। जब बंतवाल से भेजी गई डिटेल्स उस बॉडी से कंपेयर किए जाते हैं, तो हैरान करने वाली बात सामने आती है और चीज मैच करती थी। और इस पल इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन पूरी तरह से बदल जाती है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि अनीता साइनाइड खाकर मरी थी, लेकिन सवाल ये था कि अगर अनीता को अपनी जान लेनी थी तो वो बंतवाल से 7 किलोमीटर दूर क्यों आई, और वो भी पब्लिक वॉशरूम में। और इस टाइम तक पुलिस के पास कोई लीड नहीं थी। अब पुलिस ने अनीता के फोटोज ट्रेस किए, यानी CDR निकाला। इससे पुलिस को अंदाजा होगा कि अनीता ने मरने से पहले किससे बात की थी। CDR में एक पैटर्न पता चला, अनीता किसी कावेरी नाम की औरत से बातें करती थी। अब पुलिस कावेरी की डिटेल्स निकालने लगती है। जब पुलिस ने कॉल लगाया कावेरी को, तब उसका कॉल नॉट रीचेबल था। अब पुलिस कावेरी की फैमिली की डिटेल्स निकालती है। कावेरी की फैमिली से पुलिस को पता चलता है कि कावेरी 17 मार्च 2009 से मिसिंग है और अनीता एक मिसिंग औरत से बात कैसे कर रही थी। अब ये कनेक्शन पुलिस को और कंफ्यूज कर देती है। पुलिस ने कावेरी का CDR निकाला, तब और 2 नाम सामने आए, विरुथा और पुष्पा, जो कि ऑलरेडी मिसिंग थे। अब पुलिस ने पुष्पा और विनुता का CDR निकाला, तब और भी लड़कियों के नाम सामने आए जो कि सारे के सारे मिसिंग थे। ऐसे ही टोटल 20 से ज्यादा नाम सामने आए और सबकी मौत का पैटर्न सेम था। इससे पुलिस को अंदाजा तो हो गया था कि
ये सब के पीछे कोई एक ही आदमी का हाथ है, लेकिन इसमें एक कॉमन नंबर सामने आता है। पुलिस वो नंबर को ट्रेस करती है। उनको ये डिवाइस कर्नाटका के मैंगलोर शोर होता है। तब ये फोन उनको एक छोटे बच्चे के हाथ में मिलता है। उस बच्चे से पूछा जाता है कि ये फोन किसका है। बच्चा कहता है कि ये फोन उसके मामा का है, जो कि मोहन कुमार विवेकानंद है। अब पुलिस को प्राइम सस्पेक्ट मिल गया था, लेकिन कोई भी एविडेंस के बिना। मोहन कुमार 1963 में बॉर्न हुआ था कर्नाटका में। मोहन मिडिल क्लास फैमिली से आता था। मोहन स्टडीज में काफी अच्छा था। उसने बीए की डिग्री के बाद मोहन एक गवर्नमेंट जॉब करता था एज अ टीचर। वहाँ उसकी एक मैरी नाम की स्टूडेंट के साथ शादी हुई, पर ये शादी कुछ खास चली नहीं। फिर मोहन ने दूसरी शादी की मंजुला नाम की औरत से, जो कि उसके 2 बच्चे थे। यहाँ पुलिस वाले मोहन को लगातार एविडेंस के साथ मॉनिटर करने लगे। यहाँ मोहन किससे किस वक्त कितनी देर तक बातें कर रहा है, ये सब पुलिस मॉनिटर कर रहे थे। उसी सिमिलर पैटर्न में मोहन किसी सुमित्रा नाम की लड़की से बात कर रहा था, जो मोहन की नेक्स्ट टारगेट थी। जब पुलिस ने सुमित्रा का डिटेल्स निकाला, पुलिस सुमित्रा के घर पहुंचती है और सुमित्रा को सब सच सच बताती है मोहन के बारे में, कि कैसे मोहन 20 से ज्यादा लड़कियों को मारा है। ये सब सुनकर सुमित्रा एकदम से शॉक थी, क्योंकि मोहन ने जो भी बताया था सुमित्रा को, वो सब झूठ था। अब सुमित्रा पुलिस को हेल्प करने लगी। जो पुलिस ने जैसे बताया था वैसे ही सुमित्रा ने किया। सुमित्रा कॉल करती है मोहन को और उसे बस स्टैंड पर बुलाती है। मोहन सुमित्रा को मिलने के लिए बस स्टैंड पर पहुंचता है। जैसे ही बस स्टैंड पहुंचता है, पुलिस मोहन को अरेस्ट कर देती है। मोहन की जब तलाशी ली जाती है, मोहन के पॉकेट से साइनाइड निकलता है। मोहन 22 से 32 साल की लेडीज को टारगेट बनाता था, जो लोअर मिडिल कास्ट या डोरी नहीं दे सकते थे, उसको ये टारगेट बनाता था। पहले तो मोहन फ्रेंडली बात करता था, फिर धीरे धीरे पर्सनल डिटेल्स निकालता था। उनकी और उसकी डिटेल्स के बेस पर अपनी आइडेंटिटी बनाता था, और ऐसी पर्सनालिटी वुमेन्स के हिसाब से परफेक्ट थी, और ऐसे ही वो औरतें मोहन के प्यार में गिर जाती थी। मोहन बताता था कि वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है और वो बहुत मॉडर्न खयानत का है, और वो डोरी जैसे पर विश्वास नहीं करता, और विमेन्स भी ये सारी बात पर विश्वास कर लेती थी। और ऐसे ही मोहन लड़कियों को विश्वास जीत लेता था और लड़कियों के फैमिलीज के बारे में बहुत उल्टा बोलता था, जिससे लड़कियां मैनिपुलेट हो जाती थी। मोहन उनको दिलासा देता था कि मैं तुमको अच्छी लाइफ दे सकता हूँ। जब कंफर्म हो जाता था कि लड़कियां उसके प्यार में पड़ चुकी है, तो मोहन अपनी गेम शुरू करता। मोहन उन लड़कियों को बोलता कि जब तुम्हारे घर वाले इतने ओपन माइंड के नहीं है, वो कभी नहीं मानेंगे इस चीज को, इसीलिए उनको भागकर शादी करनी होगी और वो एक नया घर ले लेंगे, लेकिन इसके लिए पैसे चाहिए होंगे। इसीलिए मोहन उन लड़कियों से कहता अपने घर से एक लेटर छोड़ने को, जिसमें लिखा होता है कि वो अपनी मर्जी से भाग रही है अपने प्यार के साथ, और उसको ढूंढने की कोशिश ना करे, वो खुश रहेगी। और साथ ही मोहन ज्वेलरीज अपने घर से लेकर आने को कहता। लड़की ज्वेलरीज लेकर मोहन के पास पहुंचती है। मोहन एक रूम बुक करता है और नाइट स्पेंड करता है। मॉर्निंग होते ही मोहन वो लड़कियों को कहता है ज्वेलरीज यही होटल में रखते हैं और मंदिर होकर आते हैं, और मंदिर के बहाने बस स्टैंड पर लेकर जाता है। तभी मोहन उनको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देता था और कहता था कि ये पिल्स वॉशरूम में लेना, क्योंकि ये पिल्स खाते ही वॉमिटिंग होगी। औरतें पिल्स लेकर वॉशरूम जाती, पिल्स खाते ही वॉशरूम में गिर जाती और उनकी सांसें रुक जाती, क्योंकि मोहन उसके ऊपर साइनाइड स्प्रेड करता था। अब मोहन वहां बाहर खड़ा होकर कंफर्मेशन का वेट करता था, जिससे कि वो कंफर्म होता कि डेथ हो गई है। वो होटल से ज्वेलरीज लेकर भाग जाता था, और ऐसे ही मोहन कभी पुलिस के हाथ नहीं लगा। पुलिस को बॉडी देखते ही लगता था ये सुसाइड केस है। ऐसे ही मोहन कभी पकड़ा नहीं जाता था। कभी कभी प्यार में अंधा विश्वास करना भी मौत बन सकता है।